हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बंसल एग्रीकल्चर एकेडमी। आज हम सीरियल क्रॉप में बात करेंगे सोरगम कल्टीवेशन पे, या हिंदी में कहें तो ज्वार की खेती। ठीक है, सबसे पहले इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? सोरगम बाइकोलर। ठीक है, फैमिली क्या होती है? पोएसी या ग्रेमिनी। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर कितना होता है इसके अंदर? 2n = 20। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सोरगम। देखिए, सोरगम यानी ज्वार, ज्वार का जो महत्व है वो बहुत अधिक है। जो जितनी भी हमारी धान्य या सीरियल क्रॉप्स होती हैं उनमें ज्वार का सबसे अधिक महत्व है। देखिए, ज्वार के जो दाने होते हैं उन्हें भूनकर भी खाया जा सकता है। ज्वार से आटा बनाकर उसे गेहूं के आटे के साथ मिलाकर रोटियां बनाई जाती हैं। ठीक है, ज्वार के दाने से अल्कोहल बियर तैयार की जाती है। ठीक है, देखिए, ज्वार के पौधे में एक एसिड पाया जाता है जिसका नाम है HCN। इसका पूरा नाम है हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, यह एक विषैला पदार्थ होता है। ठीक है, जब प्लांट की जो आपकी हाइट कम होती है तब यह प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे प्लांट की ग्रो होती रहती है, प्लांट बढ़ता रहता है, तो उसकी मात्रा कम हो जाती है। जब छोटी अवस्था में अगर कि पशुओं को ये HCN वाला ज्वार का प्लांट खिलाते हैं तो पशुओं में बीमारी होने का भय बन रहता है। ठीक है, इसलिए ज्वार के पौधे को बड़ा होने के बाद ही ये खिलाना चाहिए भोजन के रूप में। ठीक है, और जैसे जैसे वर्षा होती है HCN की मात्रा उसी के हिसाब से कम भी होती रहती है। ठीक है, ज्वार के दाने से पशुओं को चारा के रूप में खिलाया जा सकता है। ज्वार के पौधों को पशुओं के भोजन के रूप में खिलाया जाता है। ठीक है, ज्वार से अच्छे प्रकार का साइलेज तैयार किया जाता है। ठीक है, देखिए, ज्वार के दाने में आपके लाइसीन अधिक मात्रा में पाई जाती है जिससे ज्वार अधिक खाने वाले लोगों में पेलाग्रा नामक डिजीज हो जाती है। ठीक है, ये जो बहुत ही खतरनाक होती है। आपके ज्वार के दानों में कार्बोहाइड्रेट आपका 71% तक पाया जाता है। ठीक है, जो आपका इसमें प्रोटीन होता है वो 10.5% तक पाया जाता है। ठीक है, जो आपका फैट होता है वो आपका 1.5% तक पाया जाता है। ठीक है, जो आपका इसमें लाइसिन एसिड होता है, लाइसिन वो आपका 1.5 से लेकर 2.5 तक परसेंट तक पाया जाता है। ठीक है, और जो आपके इसमें मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स आपके 1.8% तक पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए, कार्बोहाइड्रेट आपका 71% तक पाया जाता है, प्रोटीन आपका 10.5%, फैट आपका 1.5, और लाइसिन आपका 1.5 से 2.5, और जो मिनरल्स होते हैं वो आपके 1.8% तक पाए जाते हैं। ठीक है, एरिया प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी की बात करें इंडिया के अंदर, इन इंडिया, तो सबसे पहले आपका एरिया प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी। एरिया में सबसे फर्स्ट स्थान पर आता है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, प्रोडक्शन में भी आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, और जो आपका प्रोडक्टिविटी में है वो आपका मध्य प्रदेश MP। ठीक है, और देखिए, ये जो आपका एरिया प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी वो आपका चेंज होता रहता है। ठीक है, अगर ये मैंने आज बताया है तो
अगले आप 2 साल बाद चेक करें तो ये नहीं रहेगा, वो तो घटता बढ़ता रहता है। अब कोई आप मान लीजिए महाराष्ट्र आ गए, बाद में पंजाब हो जाए, या कोई भी हरियाणा हो जाए, कोई भी राज्य हो सकता है। ठीक है, इसके ओरिजिन प्लेस के ऊपर बात करते हैं। ओरिजिन प्लेस, देखिए विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार इसके अलग अलग उत्पत्ति स्थान बताए हैं। ठीक है, परंतु जो डीकंडोल डीकंडोल 1988 के अनुसार इसका जो ओरिजिन प्लेस है, मक्का का ओरिजिन प्लेस है, वो आपका अफ्रीका माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्लाइमेट की। अब बात करते हैं इसके क्लाइमेट की। देखिए ज्वार की क्रॉप के लिए उष्ण कटिबंधीय जलवायु की आपकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अंकुरण के लिए 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। बाली बनते समय आपका 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, और जो वृद्धि के लिए आपका 25 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, ज्वार के लिए रेनफॉल आपकी 60 से लेके 100 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। ठीक है, और जिन एरिया में 60 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, उन स्थानों पर ज्वार की खेती नहीं की जा सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं सॉइल। इसके लिए कैसी सॉइल आवश्यकता है? देखिए ज्वार की खेती के लिए आपकी उचित जल निकास वाली और उचित वायु संचार वाली हल्की दोमट, भारी दोमट और कपास की काली मृदा में इसकी खेती की जा सकती है। देखिए हल्की दोमट, भारी दोमट और कपास की काली मृदा जो इसकी खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, जिसका पीएच वैल्यू 5.5 से लेकर 8.5 तक होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं इसकी वैरायटीज। ठीक है, सबसे पहले आपकी इसमें आएगी परभनी। ठीक है, मोती, साईनाथ और स्वर्णा CHS245 और आपकी 9 इत्यादि। ठीक है, जो आपकी देसी वैरायटी है उसमें आपकी हो जाएगी वर्षा और ट्रा 22। ठीक है, इसेट्रा। और जो आपकी हाइब्रिड वैरायटी है उसमें हो जाएगी आपकी CSH1। देखिए ये वैरायटी आपकी सबसे पहले 1964 में बनाई गई थी, और ये आपकी ज्वार की सबसे पहली फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है। ठीक है, और इसमें हो जाएगी आपकी CSV1। ठीक है, स्वर्णा इत्यादि। ठीक है, ये आपकी वैरायटीज हो गई। अब बात करते हैं टाइम ऑफ सोइंग। ठीक है, देखिए जो ज्वार का जो बुआई का समय है वो आपका सेकेंड वीक ऑफ जून। ठीक है, जून के दूसरे सप्ताह तक इसकी ज्वार की बुआई कर देनी चाहिए। अगर 15 जून के बाद बुआई करते हैं तो उपज में गिरावट आती है आपकी। ठीक है, अगला है इसमें सीड ट्रीटमेंट। देखिए सीड ट्रीटमेंट
सभी जो सीड बॉर्न डिजीज होती है उनसे फसल को बचाने के लिए सीड ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, ज्वार का जो सीड ट्रीटमेंट करते हैं वो आपका थायरम थायरम की 250 ग्राम मात्रा से पर क्विंटल सीड को उपचारित कर सकते हैं। ठीक है, थायरम की 250 ग्राम मात्रा से पर क्विंटल सीड को उपचारित किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं सीड रेट। देखिए, ज्वार का जो सीड रेट है आपका 12 से लेके 15 केजी पर हेक्टेयर सीड की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, 12 से लेके 15 केजी सीड। अब बात करते हैं मेथड ऑफ सोइंग। देखिए, जो ज्वार की बुआई है वो कई विधियों से की जा सकती है। ठीक है, सबसे पहली इसमें विधि आती है आपकी सीड ड्रिल मेथड। देखिए, सीड ड्रिल से भी ज्वार की बुआई करते हैं ये, और यह एक साइंटिफिक मेथड है आपका। ठीक है, सीड ड्रिल के द्वारा जो बुआई करते हैं वो साइंटिफिक मेथड होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सीड्स बीज से बीज की दूरी और जो रो से रो की दूरी होती है वो आपकी इक्वल होती है। ठीक है, इसमें जर्मिनेशन परसेंटेज भी आपका बहुत अच्छा होता है। ठीक है, नंबर 2 पे आता है आपका ब्रॉडकास्टिंग मेथड। इसमें क्या करते हैं, देखिए, हमारे देश में अधिकतर किसान ज्वार को जो है छिटकवा विधि से बुआई करते हैं। ठीक है, इसमें जो आपका परसेंटेज जो जर्मिनेशन का है वो बहुत कम होता है। ठीक है, और कहीं पर जो सीड है वो ज्यादा गिर जाता है, कहीं पर कम गिर जाता है। ठीक है, और इसमें जो सीड बोते हैं वो आधा तो चिड़ियों के द्वारा उसकी हानि हो जाती है। ठीक है, तो जो आपका साइंटिफिक मेथड है वो आपका सीड ड्रिलिंग के द्वारा, और ये ब्रॉडकास्टिंग मेथड आपका साइंटिफिक मेथड नहीं है। ठीक है, और जो इसकी सीड ड्रिल के द्वारा जो बुआई करते हैं वो आपकी 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर, जो सीड की बुआई करते हैं 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर करनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। देखिए, ज्वार की फसल में आपको 25 से लेके 30 क्विंटल FYM प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। ठीक है, 25 से लेके 30 क्विंटल FYM। और जो आपका देसी वैरायटी में 50 किलोग्राम नाइट्रोजन और 30 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटास K2, ठीक है, P2O5 देते हैं। और जो आपकी हाइब्रिड वैरायटी है उनमें आपका 100 से 120 केजी नाइट्रोजन, 50 से 60 केजी फास्फोरस और आपका 40 से 50 केजी पोटास यानी NPK देते हैं। दोबारा समझिए, जो आपका जो मैन्योर फर्टिलाइजर है उसमें सबसे पहले आप फील्ड में 25 से 30 केजी 25 से 30 आप सबसे पहले फील्ड में 25 से 30 क्विंटल FYM प्रति हेक्टेयर की दर से देंगे। उसके बाद आपका देसी वैरायटी में 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देंगे। और जो आपकी हाइब्रिड वैरायटी है उनमें आप 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और जो 40 से 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देंगे। ठीक है, और जो इनका देने का मेथड है, आधी मात्रा नाइट्रोजन की प्लस फुल P2O5 फास्फोरस प्लस फुल K2। ठीक है, यानी नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय देनी चाहिए। और शेष नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा है वो आपकी बुआई के 20 से 25 दिन बाद
आपको फसल में देना चाहिए। ठीक है, जो आधी मात्रा है नाइट्रोजन की जो बचाई थी वो आपको बुआई के 25 से 30 दिन बाद अपनी क्रॉप में देना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इरिगेशन। देखिए, ज्वार में अधिक इरिगेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब ज्वार की बुआई करते हैं तो ज्वार की बुआई पलेवा करके सिंचाई करके बोना चाहिए। ठीक है, और ज्वार में जब सिंचाई करते हैं तो आपकी फ्लावरिंग स्टेज पर जो आपके पानी की बहुत आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और जो आप सेकंड पानी देते हैं वो आपका 50% नमी होने पर ही देना चाहिए। ठीक है, इससे कम नहीं होनी चाहिए, 50% नमी होने पर ही सेकंड इरिगेशन करनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेसिंग। स्पेसिंग आपकी 45x15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, यानी रो टू रो जो आपकी डिस्टेंस है वो 45 सेंटीमीटर, और जो आपका प्लांट टू प्लांट है वो आपकी 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखना चाहिए। अब बात करते हैं वीड मैनेजमेंट की। तो देखिए, ज्वार की फसल में आपके चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, मोथा, सांड और घासकुल के खरपतवार उगते हैं। ठीक है, इनके नियंत्रण के लिए आपको सर्वप्रथम 2 से 3 निराई गुड़ाई करनी चाहिए। क्या? 2 से 3 निराई गुड़ाई। ठीक है, अगर आपने अधिक बड़े क्षेत्र में शोरगम उगाया है तो उसके लिए आपको केमिकल कंट्रोल भी कर सकते हैं। केमिकल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल में क्या कर सकते हैं? 2,4-D या एंट्राजीन। एंट्राजीन की 1 से लेके 1.25 kg मात्रा को 500 से लेके 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। और जो छिड़काव है आपका ये बुआई के 2 से 3 दिन बाद कर देना चाहिए। ठीक है, एक बार और समझिए। देखिए, वीड मैनेजमेंट में आपका 2 से 3 निराई गुड़ाई करते हैं सबसे पहले, अगर कम क्षेत्र में है। अगर जो अधिक क्षेत्र में है तो उसके लिए केमिकल कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए 2,4-D या एंट्राजीन की 1 से लेके 100 लीटर मात्रा को 500 से लेके 600 लीटर पानी में घोलकर बुआई के 2 से 3 दिन बाद उपयोग करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं डिजीज मैनेजमेंट की। डिजीज मैनेजमेंट, सबसे पहली डिजीज है आपकी रूट रॉट। ठीक है, यह डिजीज आपकी फंगस के द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, और जो डिजीज है आपकी सीड के द्वारा फैलती है। जो सीड में सीड बोर्न डिजीज होती है उसके द्वारा फैलती है। ठीक है, और इसमें जो इसके सिम्टम्स है उसमें सबसे पहले आपको जो है पत्ती जो मुड़ जाती है, पत्ती के ऊपरी सिरे पर पीले कलर के धब्बे नजर आते हैं। सबसे पहले ये जो धब्बे सबसे पहले पुरानी पत्तियों पर नजर आते हैं, उसके बाद में नई पत्तियों पर। ठीक है, और यह जो बीमारी है बुआई के 1 महीने बाद इसका प्रकोप बढ़ता है। ठीक है, इसके लिए, इसके कंट्रोल के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, और दूसरा, इसमें जिस फील्ड में ये बीमारी आ जाती है तो उस फील्ड में 2 से 3 ईयर तक शोरगम की क्रॉप नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, नंबर 2 पे आती है अर्गट डिजीज ऑफ शोरगम। देखिए, अर्गट डिजीज ऑफ शोरगम यह है आपकी फंगस के द्वारा लगती है, फंगस के द्वारा फैलती है। ठीक है, और जो इसके जो बीजाणु होते हैं वो हवा के द्वारा फैलते हैं। ठीक है, और ये जो डिजीज है अधिकतर हाइब्रिड वैरायटी में लगती है आपकी। ठीक है, इस बीमारी में जो है
पौधे जो है रोगग्रस्त हो जाते हैं और पौधों से जो उत्पादन मिलता है वो बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, पौधों में पौधे सूखने लगते हैं। ठीक है, ये सब इसके लक्षण है। उसकी जो कंट्रोल के लिए इसका कोई खास इलाज नहीं है। ठीक है, इसके लिए कोई केमिकल यूज नहीं किया जाता है। अगर आपके फील्ड में ये डिजीज लगी है तो कंट्रोल के लिए जो रोगग्रस्त पौधे होते हैं उन्हें उखाड़ कर जला देना चाहिए। ठीक है, या मिट्टी में दबा देना चाहिए। अगर सीड प्रोडक्शन के लिए क्रॉप उगाई है तो सीड को 2.5 ग्राम कैप्टान कैप्टान 2.5 ग्राम पर केजी सीड से ट्रीटमेंट करके बोना चाहिए। ठीक है, तभी इस नियंत्रण से जो है यह डिजीज कम लगती है। ठीक है, थर्ड डिजीज आती है इसमें आपकी रस्ट ऑफ सोरगम। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, देखिए यह डिजीज आपकी फंगस के द्वारा फैलती है। ठीक है, इस डिजीज में क्या होता है, यह इसमें जो पत्तियां होती हैं सब पौधे की निचली पत्तियों पर लाल या बैंगनी रंग के धब्बे नजर आते हैं। ठीक है, जो बाद में ऊपर की तरफ ऊपरी पत्तियों पर चलते हैं। ठीक है, इस डिजीज में क्या होता है, जो ये प्लांट का जो भाग होते हैं, जो जैसे स्टेम हो गया और लीफ हो गया, सब इफेक्टेड हो जाते हैं इससे। ठीक है, जिसके कारण इस डिजीज से क्रॉप प्रोडक्शन कम हो जाता है। ठीक है, इसके नियंत्रण के लिए जीबेन दवाई का 0.2% का छिड़काव 15-15 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। जीबेन दवाई का 0.02% का छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करना चाहिए, जिससे यह कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, इसमें आपकी और भी डिजीज लगती है, जैसे लूज स्मेट। ठीक है, हेड स्मेट। ये सभी बीमारियां आपके शोरगम में लगती हैं। ठीक है, जिसके केमिकल कंट्रोल से जिसके केमिकल कंट्रोल से इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। अब बात करते हैं इंसेक्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट। इंसेक्ट पेस्ट में आपके इसमें बहुत सारे इंसेक्ट लगते हैं। इसके बहुत सारे इंसेक्ट लगते हैं, जैसे स्टेम बोरर। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक गिंडारिया सुंडी होती है जो पौधे की गोफ को खाती है। ठीक है, गोफ सूख जाती है। ठीक है, और यह पौधे के अंदर छेद कर देती है या पौधे के तने में छेद कर देती है और अंदर के जो मुलायम भाग होते हैं उन्हें खाती रहती है। ठीक है, इस इंसेक्ट का प्रकोप बुआई के 1 महीने बाद होता है। ठीक है, इसके नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटोफास मोनोक्रोटोफास 50 WP की 2 लीटर मात्रा पर हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग करनी चाहिए, जिससे यह इंसेक्ट का कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, दूसरी लगती है आपकी इसमें मिर्ज। देखिए यह कीड़ा आपके ज्वार के भुट्टे बनते समय लगता है। ठीक है, और जो भुट्टों को बहुत ही हानि पहुंचाता है। इसके नियंत्रण के लिए 10 से 15 केजी कार्बोरिल 10% मात्रा को छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, या बुरकाव करना चाहिए। 10 से 15 केजी कार्बोरिल 10% का बुरकाव करना चाहिए। ठीक है, नंबर 3 पे आपका शूट फ्लाई। देखिए यह इंसेक्ट आपकी सीडलिंग स्टेज पर लगता है। ठीक है, और जो उगते हुए पौधे हैं उनकी गोफ को खाता है। ठीक है, गोफ खाने के बाद पौधा सूख जाता है, परंतु उनसे टिलर्स या कल्ले निकलते हैं। ठीक है,
ऐसे पौधों से जो भुट्टे लगते हैं वो बहुत ही छोटे आकार के होते हैं, जिससे इनकी क्वालिटी बिल्कुल खराब हो जाती है। इसके नियंत्रण के लिए 10% थीमेट की 15 kg मात्रा को बुआई के समय या बुआई से पूर्व कूड़ों में डालना चाहिए, ठीक है, जिससे इसके इस इंसेक्ट का नियंत्रण किया जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्रॉप रोटेशन की। क्रॉप रोटेशन भी ले सकते हैं, देखिए जैसे शोरगम, वीट, मूंग बीन, ठीक है। शोरगम, वीट, उड़द बीन, शोरगम, बार्ले और मूंग बीन, ठीक है। और शोरगम, पी और ये भी ठीक है, ठीक है। तो ये सभी क्रॉप रोटेशन भी ले सकते हैं। बात करते हैं हार्वेस्टिंग। देखिए जो आपकी देसी वैरायटी होती है वो आपकी 80 से 85 दिनों में पक जाती है, ठीक है। और जो आपकी हाइब्रिड वैरायटी होती है वो आपकी 120 से 125 दिन में पक जाती है, ठीक है। जो आपकी देसी वैरायटी होती है वे आपकी 80 से 85 दिन में पक जाती है, और जो आपकी हाइब्रिड वैरायटी होती है वो आपकी 120 से 125 दिन में पक जाती है, ठीक है। जब फसल की कटाई करते हैं तो जो भुट्टे का कलर है वो आपका हरा, सफेद और पीला रंग में बदल जाता है, ठीक है। फसल की कटाई दानों में 15% तक नमी होने पर ही करनी चाहिए, ठीक है। और अगर दानों को स्टोरेज करने के लिए उनमें 12% तक नमी होनी चाहिए, ठीक है। और फसल की कटाई जो है हसियार या दराती की सहायता से करनी चाहिए, ठीक है। और जो इसके जो मड़ाई है वो आपकी ट्रैक्टर या शक्ति चालित मशीन से करनी चाहिए, ठीक है। एक बार दोबारा समझते हैं। देखिए जो इसकी देसी वैरायटी है उसमें 80 से 85 दिन में पक जाती है, जो हाइब्रिड वैरायटी है वो 120 से 125 दिन में पक जाती है, ठीक है। जब भुट्टे पक जाते हैं तो उनका कलर हरा, सफेद या पीला रंग हो जाता है, ठीक है। और दानों को स्टोरेज करने के लिए उनमें 12% तक नमी होनी चाहिए, ठीक है। और कटाई के लिए आपकी 15% तक दानों में नमी होनी चाहिए, ठीक है। और जो कटाई है आपकी हसियार की सहायता से कर लेनी चाहिए, और जो मड़ाई है उनकी ट्रैक्टर के माध्यम से भी की जा सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी यील्ड, ठीक है, या उत्पादन। जो आपकी देसी वैरायटी है उनसे आपका 12 से लेके 20 क्विंटल पर हेक्टेयर दाना प्राप्त हो जाता है या अनाज प्राप्त हो जाता है, ठीक है। जो आपकी हाइब्रिड वैरायटी है उनसे आपका 30 से लेके 40 क्विंटल पर हेक्टेयर दाना प्राप्त हो जाता है, ठीक है। जो आपका फोडर क्रॉप के लिए लगा रहे हैं, ठीक है, फोडर के जो लिए लगा रहे हैं उससे आपका 100 से लेके 200 क्विंटल पर हेक्टेयर चारा प्राप्त हो जाता है, ठीक है। दोबारा समझिए, जो यील्ड है उसकी देसी वैरायटी से आपका जो अनाज है, जो दाना है वो आपका 12 से लेके 20 क्विंटल पर हेक्टेयर, जो आपकी हाइब्रिड वैरायटी है उससे आपकी 30 से लेके 40 क्विंटल पर हेक्टेयर दाना प्राप्त हो जाता है। और जो आप चारे के लिए जो फसल लगाते हैं शोरगम की, उससे आपका 100 से लेके 200 क्विंटल तक हरा चारा प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये आपका शोरगम कल्टीवेशन कंप्लीट हो गया है। ओके।